Hello everyone. Today we are going to study organization behavior unit 1. हम इसे 3 to 4 पार्ट्स में कवर करेंगे एंड अभी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है हमारे माइंड मैप्स बनाए हैं मैंने हर कॉन्सेप्ट के, तो आपको इजी रहेगा वो रिमेम्बर करने में एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको समझाती जाऊंगी. ओके, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने 4 पार्ट्स में दिखाया है. तो हम शुरू करेंगे येलो वाले से, मल्टीडिसिप्लिनरी से. ठीक है, तो जो हमारा ओबी है वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस का मिक्स है. साइकोलॉजी का कैसे है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर कैसा होता है ये हम देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. ऐसे ही सोशियोलॉजी कैसे है, ग्रुप्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं ये हम देखते हैं. एंथ्रोपोलॉजी कल्चर और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कैसा है, क्या है. मैनेजमेंट साइंस सिस्टम्स को कैसे मैनेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो वो बेटर परफॉर्म करेगी. नेक्स्ट इज हमारा सिस्टमैटिक स्टडी, ग्रीन वाला जो है कलर उसे देखेंगे. सिस्टमैटिक स्टडी साइंटिफिक और डेटा बेस्ड अप्रोच फॉलो की जाती है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि सर्वेस के थ्रू पता लगता है कि एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट इज हमारा गोल ओरिएंटेड. ओबी का मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करना. ठीक है, एंड इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मैनेजर्स को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना आना चाहिए जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो. नेक्स्ट इज हमारा ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच. तो ओबी इमोशंस और वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करेंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज हमारा ये पिंक वन, डायनेमिक. तो ओबी हर वक्त हम बोल सकते हैं ओबी हर वक्त अडेप्ट करता है नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल रिमोट वर्क ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉपुलर हो गया है. नेक्स्ट इज हमारा स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. तो ओबी का स्कोप 3 लेवल्स पर बेस्ड है, बेसिकली इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. हर लेवल का अपना इम्पोर्टेंस है. पहले हम इंडिविजुअल बिहेवियर देखेंगे. ये लेवल पर्सनालिटी, मोटिवेशन और एटीट्यूड स्टडी करता है. फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय अच्छी तरह से क्लाइंट्स के साथ डील करेगा. नेक्स्ट इज हम देखेंगे ग्रुप बिहेवियर. जैसे हम बात करें टीम वर्क, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे फोकस होता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप कम्युनिकेशन क्लियर है तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं. एंड द लास्ट इज हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, स्ट्रक्चर होगा और उसकी जो पॉलिसीज होती हैं उसका इम्पैक्ट समझते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंडली कल्चर आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज डू नॉट नीड टू राइट दीज एवरीथिंग. एट द एंड ऑफ द यूनिट मैं ये सब प्रोवाइड करूंगी आपको पीडीएफ पूरा, वहां से डाउनलोड कर लेना. मतलब डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा नीड फॉर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है, ये हम बेटर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज बनाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके जितने पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे इट एनहांसेस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस. तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बेटर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर टीम को मोटिवेट करेगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. नेक्स्ट इज हम देखेंगे इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट होता है जब एक अच्छा लीडर या एक अच्छा मैनेजर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है और उनके से काम निकलवाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड सिस्टम से जो एम्प्लॉयज होते हैं और अच्छा काम करते हैं. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ठीक है, ये नीचे वाला जो है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. तो जो चेंजेस इंप्लीमेंट करना होता है वो इजी हो जाता है जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन अडॉप्ट करे, जैसे बैंकिंग में हुआ, तो ओबी ट्रेनिंग से रेजिस्टेंस कम होती है.
यानी कि जब बैंक्स में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आया था तो सारे बैंक के स्टाफ ने ऑब्जेक्शन किया था, स्ट्राइक्स करी थी। बट अगर वहाँ पे हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ट्रेनिंग अच्छे से होती है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है या कम्युनिकेशन प्रॉपर होती है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट इज दिस इम्प्रूव एम्प्लॉय वेलबींग। वेल एनवायरनमेंट मतलब जितना हमारा वर्क एनवायरनमेंट होता है और उससे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल गुड कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम करता है। नेक्स्ट इज मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हमें पता है हमारे पास 4 मॉडल हैं: ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कॉलेजियल। ठीक है। अब मॉडल्स क्यों हैं? अब ये देख लेते हैं कि मॉडल्स हमें अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट स्टाइल समझने में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारा ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक की बात करें तो जो पावर मैनेजमेंट के पास होती है और एम्प्लॉयज को ओबे करना पड़ता है हर रूल, हर ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में ये मॉडल ही फॉलो होता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियल मॉडल, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी और बेनिफिट पे फोकस करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनीज जो इंश्योरेंस और बोनस प्रोवाइड करती हैं वहाँ कस्टोडियल मॉडल चलता है। नेक्स्ट इज हमारा सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल क्या होता है? जहाँ पे लीडरशिप और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल टेक फर्म्स जो हमारी होती हैं जो एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन कर रही होती हैं साथ में, ये होता है हमारा सपोर्टिव मॉडल। नेक्स्ट इज हमारा कोलेजियल मॉडल, जैसे पार्टनरशिप और टीम वर्क को इम्पोर्टेंस मिलती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टीम वर्क प्रमोट करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ओबी को शेप करने वाले काफी फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। लाइक मेजर इज हमारा इंडिविजुअल फैक्टर, येलो वाला जो है। देन ग्रुप डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बट इन सब का क्या काम है, मतलब ये फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और एटीट्यूड्स बिहेवियर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहेगा और अपना काम पूरा करेगा प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट इज हमारा ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप की जो नॉर्म्स और लीडरशिप परफॉर्मेंस है पे इफेक्ट बहुत डालता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें अगर टीम का लीडर सपोर्टिव है तो टीम मोटिवेटेड रहेगी और अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट इज हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। तो यानी कि स्ट्रक्चर और कल्चर एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशन प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का इम्पेक्ट मतलब हमेशा रहता है। तो ये वाली चीज जब हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिमोट वर्क ज्यादा पॉपुलर हो गया है ना आज के टाइम में, ये हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर का एक एग्जांपल भी है। या फिर हमारे गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, हमारा एनवायरमेंटल में ये सब भी जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ ओबी टू अदर फील्ड्स। ओबी इंटरडिसिप्लिनरी है, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया। और जो अलग-अलग फील्ड्स का नॉलेज लेके ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाते हैं। बट ये अलग-अलग फील्ड्स हैं क्या? लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। अभी ये देख लेते हैं इन सब में है क्या एक्चुअल में। मोटिवेशन, जैसे हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में मोटिवेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस समझने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैस्लो की हायरार्की थ्योरी जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, वो एक्सप्लेन करता है कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इज हमारा सोशियोलॉजी को ले लेते हैं। अब सोशियोलॉजी में ग्रुप बिहेवियर और सोशल नॉर्म्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग टीम्स ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। एंथ्रोपोलॉजी लाइक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है। तो जब एंथ्रोपोलॉजी की बात आती है तो जैसे सपोज करो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे हमारा साउथ का भी एक पर्सन है, नॉर्थ का भी पर्सन है, तो जब वो मिलकर काम कर रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू जब वो उसकी डाइवर्सिटी को, कल्चर को समझेंगे तो वर्किंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट इज हमारा इकोनॉमिक्स।
तो जो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग का जो रोल बताता है वो इकोनॉमिक्स बताता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो गए या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा पॉलिटिकल साइंस। इससे क्या होता है कि हमारा जो पावर और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प होती है। एग्जाम्पल जैसे हमारी नेगोशिएशन स्किल्स का जो रोल है वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट इज हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, तो ओबी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परफॉर्मेंस और कल्चर को एनहेंस करता है, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बट इसकी मेजर जो कंसर्न्स हैं अभी हम ये देख लेते हैं, लाइक इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। जो ये येलो वाला है ये हम देखते हैं, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज में या फर्म्स में, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बूस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनहेंसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो अब हम ये ग्रीन वाला देख रहे हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल आवर्स स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा क्लैरिटी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर फीडबैक मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करते हैं। अब द नेक्स्ट इज प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा चेंज मैनेजमेंट और इनोवेशन होता है वो प्रमोट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि लाइक ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करते हैं कि जो काम है या फिर जो भी हमारा मीडिएशन है वो बहुत ही आराम से हो जाए। अब नेक्स्ट इज हमारे लास्ट टॉपिक, इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कि जो हमारा चैलेंजेस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज हैं ओबी की वो क्या हैं। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज ओबी के लिए ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन, येलो कलर में ग्लोबलाइजेशन। जैसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल जो डाइवर्स टीम्स होती हैं वो ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आती हैं। ठीक है, तो लाइक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हम साथ साथ कर रहे हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज हमारा जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ग्रीन कलर में, तो इंक्लूसिवनेस प्रैक्टिसेस से ना यूनिक पर्सपेक्टिव्स यूटिलाइज होते हैं हमारे। बट साथ में ही इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो जैसे जेंडर डाइवर्स टीम्स हैं वो बेटर डिसीजन मेकिंग करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑटोमेशन और रिमोट वर्क को अडेप्ट करना जरूरी है इसके लिए। बट इसके हमारे चैलेंजेस क्या हैं कि जो न्यू टूल्स यूज करने से इसके जो एडवांटेजेस हैं या हम बोले अपॉर्चुनिटीज है, इसकी अपॉर्चुनिटीज है कि जो हम न्यू टूल्स यूज कर रहे हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज एथिक्स एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या है कि जो हमारी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी है वो प्रमोट होती है। बट इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है साथ में कि लाइक एथिकल प्रैक्टिसेस ट्रस्ट बिल्ड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एथिकल प्रैक्टिसेस ट्रस्ट बिल्ड कैसे करती है। फॉर एग्जांपल हम टाटा को ले लें, टाटा को हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि रतन टाटा जी कितना कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, इन्होंने कोविड में क्या किया, तो कहीं ना कहीं हम उससे लिंक्ड हो गए हैं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे लिंक्ड हो गए हैं। एंड लास्ट ईयर इज द चेंज मैनेजमेंट, लाइक रेजिस्टेंस कम करना और नए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, जैसे वर्कशॉप्स जो होती है ना वो एम्प्लॉयज को अडेप्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जिससे हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। ये एक सक्सेसफुल करियर का बेस बनाता है और हमें बेटर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज बनाता है। थैंक यू फॉर टुडे।